नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हमारा एमसीक्यू सीरीज की दूसरी क्लास है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर प्रैक्टिस करेंगे और उन क्वेश्चनों को हम शामिल किए हैं इस क्लास में जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपरों में ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं और वो प्रश्न हमारी एग्जाम से को लेकर बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे कि हम शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ये सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में आगे देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग एवं उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार क्या था। यानी कि प्रश्न बोल रहा है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया था और तथा किस औजार का उसने सबसे पहले उपयोग में लाया था। यानी कि उसने औजार का भी प्रयोग सबसे पहले कौन सा औजार बनाया था, ये प्रश्न बोल रहा है कि कौन से धातु का प्रयोग किया था और उस धातु से बना औजार का क्या नाम है, बताइए। ऑप्शन है लोहा की कुल्हाड़ी, चांदी का हसिया, तांबा की कुल्हाड़ी, लकड़ी की लाठी। बताओ क्या है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया और तथा उस धातु से कौन सा औजार बनाया गया था। क्वेश्चन बताइए, कौन सा औजार बनाया गया और किस धातु का प्रयोग किया गया। तो इसका आंसर होगा सी वाला। तो इसका आंसर सी वाला होगा। सी वाले में क्या है, तांबा का उपयोग किया गया तथा तांबा से क्या बनाई गई, कुल्हाड़ी बनाई गया। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया और उस तांबा से क्या बनाई गया, कुल्हाड़ी बनाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार ये किस काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में हुआ था क्या, प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था क्या, नव पाषाण काल में हुआ था क्या, आदि ऐतिहासिक काल में हुआ था क्या। बताइए, कृषि का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ था। प्राचीन काल से, यानी कि पूरा पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन है। और पूरा पाषाण काल में भी कौन से काल में हुआ था कृषि का सबसे पहले आविष्कार, यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले कृषि किस काल में की है, बताइए। और सबसे पहले कृषि के और कृषि में भी कौन सा अनाज उगाया है, ये बता दीजिए। कल हमने ये क्वेश्चन बताया था। किस काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में हुआ था क्या, प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था क्या, नव पाषाण काल में हुआ था क्या, आदि ऐतिहासिक काल में हुआ था क्या। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर नंबर सी वाला, यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में किया था। किस काल में किया था, नवपाषाण काल में किया था। अब थोड़ा सा समझो, पूरा पाषाण काल का आशय होता है कि पूरा पत्थरों का काल, यानी कि हर छोटी से बड़ी चीज बनाने के लिए, हर छोटे से बड़े उपकरण बनाने के लिए, हर छोटे से बड़ा हथियार बनाने के लिए मनुष्य पाषाण का प्रयोग यानी कि पत्थर का प्रयोग कर रहा है। यहाँ तक कि रहने के लिए गुफाओं में भी रह रहा है तो वो भी पाषाणी पत्थरों की गुफाओं में रह रहा है। दूसरा, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, यानी कि इस काल के हमें हथियार औजार यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ना कि लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब बात करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से आज से उस काल से लगाया जाता है कि जिस काल में मनुष्य ने कुछ नए आविष्कार कर लिए थे, जैसे पत्थरों का आविष्कार, आगे की खोज, कृषि का आविष्कार, ये बहुत सारी क्या की थी, नवपाषाण काल में मनुष्य ने कुछ उपलब्धियां हासिल कर ली थी। यानी कि प्रकृति की बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी वस्तुओं से मनुष्य क्या होगा था, परिचित हो गया था। आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि आधा पाषाण काल और आधा नवपाषाण काल, यानी कि मध्य की स्थिति, यानी कि कुछ चीजों के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता थी, कुछ चीजों के बारे में वो जानता था और कुछ चीजों से वो परिचित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ अब स्थित है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल का वो स्थान बताइए मेहरगढ़, जो कहां पर स्थित है, वर्तमान स्थिति। प्राग ऐतिहासिक कालीन मेहरगढ़ नामक स्थान, प्राग ऐतिहासिक कालीन अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ अब स्थित है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल का स्थान है जहां पर अन्न का उत्पादन होता था, अन्न के हमें साक्ष्य मिले, वो वर्तमान में कहां पर है बताइए। और प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल के बारे में हमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती उसे प्रागैतिक। यानी कि इस काल के मनुष्य को लिखने पढ़ने का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, आदिम था, जंगलों में घूमता टहलता था, शिकार करता था बस, और गुफाओं में रहता था, इसलिए इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है। अब ऑप्शन में बताता हूं। पहला ऑप्शन है पूर्वी बलूचिस्तान, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी बलूचिस्तान, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी बलूचिस्तान और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी बलूचिस्तान। यानी कि ये सिद्ध हो गया था कि स्थान के बलूचिस्तान है। अब बलूचिस्तान में कौन सा है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी, कौन सा स्थान है बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर नंबर डी वाला, पश्चिमी बलूचिस्तान। कौन सा होगा, पश्चिमी बलूचिस्तान, जहां से मनुष्य को किसके साक्ष्य प्राप्त हुए, अनाज उत्पादन के। यानी कि पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के अनाज उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, बताओ कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ। अभी हमने क्वेश्चन देखा है, कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ, यानी कि खेती के सबसे पहले प्रमाण कहां से मिले बताइए। पल्लवरम, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, हड़प्पा, कहां से मिले कृषि के सबसे पहले कृषि के प्रमाण। तो ये कहां से मिले, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये ऑप्शन आएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, बलूचिस्तान से नहीं। समझे, क्वेश्चन पहले और इसमें दोनों में अलग अलग अंतर है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य पूछ रहा है और ये सबसे पहला प्रमाण पूछ रहा है कि कहां से मिला है। आंसर में क्या है, प्रश्न में अंतर है, इस अंतर को समझना, इसको डिफाइन करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों से। यानी कि जो हमने ये यहाँ पर प्रश्न में स्थान दे रखे हैं, इन स्थानों में से सबसे मतलब चावल के साक्ष्य कहां से मिले ये बताना हमें, उत्तर ये देना है। तो बताइए इनमें से किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों से, यानी कि चावल उत्पादन के प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले। हड़प्पा से मिले क्या, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन नंबर बी, बलूचिस्तान से मिला है क्या। ऑप्शन नंबर सी, कोल्डी हवा से मिला है क्या। ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से मिला है क्या। बताइए कहां से मिला है चावल के साक्ष्य। मनुष्य को सबसे पहला यानी कि चावल के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं बताओ, कौन सा उत्तर आएगा इसका। ए हड़प्पा, बी बलूचिस्तान, सी कोल्डी हवा और डी मोहनजोदड़ो। बताइए कहां से मिला। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। वहां पर इतिहासकारों द्वारा वहां का सर्वेक्षण किया गया, खुदाई की गई और खुदाई में वहां से चावल की भूसी निकली। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ के मनुष्य चावल की खेती करते थे, यानी कि ये चावल से परिचित थे, धान से परिचित थे। समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि इन क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल तो आपने सब्सक्राइबर कर ही रखा होगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको ये पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरी स्पीड आपको कम लग रही हो तो आप इसको 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, 1.5 पे देख सकते हैं, या अगर तेज लग रही हो तो आप इसको कम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सुविधा है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है
किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज की गई? यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर पूरा पाषाण काल की कलाकृतियां मिली है, यानी कि पूरा पाषाण काल के मनुष्य ने जो जो कलाकृतियां बनाई है उसके साक्ष्य हमें मिले। तो मैं ऑप्शन बताता हूं। पहला है पल्लवरम से, दूसरा मेहरगढ़ से, तीसरा है बलूचिस्तान से, चौथा डी है हड़प्पा से। कहां से मिली है बताइए। पूरा पाषाण काल की कलाकृतियों की खोज कहां से हुई है? किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृतियों की खोज की गई? बताइए कहां से हुई है? पल्लवरम से हुई है क्या, मेहरगढ़ से हुई क्या, बलूचिस्तान से हुई क्या, हड़प्पा से हुई क्या? कहां से हुई? तो इसका आंसर आएगा ए वाला, पल्लवरम से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार कहां से मिले? भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार कहां से मिले? यानी कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में प्राचीन प्रस्तर यानी पत्थर के औजार अधिकतर कहां से मिले? भारत में सबसे प्राचीन पत्थर के औजारों के साक्ष्य कहां से मिले, या पत्थर के औजार हमें कहां से सबसे ज्यादा मिले हैं? बताइए कौन से पत्थर किसके मिले? लोहा के मिले हैं क्या प्रस्तर यानी औजार? तांबा के मिले हैं क्या? पत्थर के मिले हैं क्या? लकड़ी के मिले हुए? किस धातु से बने हुए थे बताइए सबसे ज्यादा? तो आप बहुत अच्छी तरह से पता है। सबसे पहले काल तो पाषाण काल, तो पाषाण काल यानी पाषाण में पत्थर को प्रयोग किया गया, और पत्थरों में कौन सा? स्फटिक पत्थर जो नदियों के किनारे मिलता था। ठीक है, तो नदियों के मिले, जिसके बाद में पत्थर के बाद में मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया। ये ध्यान में रखना, पहले पत्थर का किया और पत्थर में स्फटिक जो कि नदियों के किनारे वो पत्थर मिलता था। ठीक है, जिसको तोड़ते थे तो उसमें मतलब 2-3 प्रकार के ऐसे हथियार तीखी शेप में वो पत्थर टूटता था। ठीक है, तो स्फटिक पत्थर से मिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का हमें समय काल बताना है, कब से कब तक चली थी? 2250 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी वाला है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी वाला है 2800 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और डी वाला निश्चित नहीं हो सकता है, यानी कि इस काल का हमें कोई पता नहीं है। बताइए कौन सा आएगा इसका? सिंधु घाटी का समय काल हमें बताना है, सिंधु घाटी का समय काल कब से कब तक रहा है। ऑप्शन नंबर ए 2250 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यानी कि 1000 ईसा पूर्व, बी वाला है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी वाला है 2800 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और डी वाला है निश्चित नहीं हो सकता है। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए आएगा क्या, ऑप्शन बी आएगा क्या, ऑप्शन सी आएगा क्या, ऑप्शन डी आएगा क्या? बताइए कौन सा आएगा? तो इसका समय काल आएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि बी वाला इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, और उस स्थान की खोज सबसे पहले कब हुई थी, यानी कि कौन से सन में हुई थी? तो वो स्थान था हड़प्पा, और उसकी खोज कब हुई थी बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1901 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 1921 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 1935 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 1942 ईसा पूर्व। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि कब हड़प्पा की खोज हुई थी? सर्वप्रथम यह स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। इस सभ्यता का नाम एक नाम हड़प्पा है। दसा ये सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र है, तो इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं।
सिंधु नदी के आसपास ये नदी, यहाँ पर सिंधु नदी का भी बहाव था हड़प्पा, सिंधु सरस्वती। बताइए कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? अभिलेखों से मिलती है क्या? साहित्यों से मिलती है क्या? ताम्र पत्रों से मिलती है क्या? पुरातात्विक उत्खनन से मिलती है क्या? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? बताओ। अभिलेखों से मिलती है क्या? दूसरा है साहित्यों से मिलती है क्या? वहां के लोगों ने साहित्य लिख रखे जिनको पढ़कर हमें ज्ञान हुआ, या ताम्र पत्र लिख के गए क्या जिससे हमें इनकी प्राप्ति हुई है, या फिर पुरातात्विक उत्खनन किया उससे हमें प्राप्त हुई क्या इनके बारे में जानकारी? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें, यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? क्या किया हमारे पुरातात्विक विभाग के अधिकारियों ने जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिल रही है? इसका आंसर क्या है बताओ। इसका आंसर आएगा डी वाला, यानी कि पुरातात्विक उत्खनन से इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगर तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? अब मैं इस क्वेश्चन को सरल भाषा में बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने घर बनाने के लिए, नगर बनाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया है, किस आधार पर घरों को बनाया था, किस एंगल से घरों को बनाया था, घर बनाने के लिए वो किस आर्किटेक्चर का प्रयोग करते थे? त्रिभुजाकार आकृति ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार आकृति ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आएगा कमल पुष्प की आकृति, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट पद्धति। बताओ। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब अपना घर बनाते थे, अपने नगर बनाते थे, तो वो किस पद्धति का प्रयोग करते थे, यानी किस आर्किटेक्चर को वो फॉलो करते थे? सिंपल भाषा बताओ। इसमें आएगा उत्तर डी वाला, ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जब भी अपना घर बनाते थे तो वो एक विशेष प्रकार की पद्धति को फॉलो करते थे। उस पद्धति का नाम था ग्रेट। यानी कि ग्रेट में क्या होता था कि जो मकान बनाया जाता था वो एक व्यवस्थित ये क्रम से बनाया जाता था, जिसमें अपने यानी कि एक नाली, पहले तो एक व्यवस्थित नाली निकलती थी, उस नाली के साइड किनारे से उस नाली के द्वारा उस घर का जल को निकासित किया जाता था, तथा एक विशेष प्रकार की पद्धति को फॉलो किया जाता था जिसमें घर के दरवाजे जो रोड था उसके इधर की साइड होते थे, यानी कि रोड के सामने वो दरवाजे नहीं खुलते थे, बल्कि उसके पीछे रोड के जो पीछे वाला हिस्सा होता था उधर मकानों के क्या होते थे, दरवाजे होते थे, तथा एक क्रम और पंक्ति के अनुसार वो अपने घर बनाते थे। उसको ग्रेट पद्धति कहते थे। तो इस प्रकार का आर्किटेक्चर किनका था? सिंधु घाटी का सभ्यता के लोगों का। समझे? और ये एक विशेष प्रकार की टेक्निक थी साथियों, यानी कि अच्छे यहाँ पर इंजीनियर तक फेल हो जाए है आज के अपने वर्तमान समय के, वो उस पद्धति को फॉलो करते थे। तो उनका गजब ही आर्किटेक्चर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि को फॉलो करते थे, यानी कि किस लिपि को वो मानते थे या किस लिपि का प्रयोग करते थे अपनी किसी लिखने के लिए, या किसी वस्तु विशेष पर कौन सी लिपि हमें प्राप्त हुई है? द्रविडियन लिपि हुई है क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मी लिपि प्राप्त हुई है क्या? ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पाई लिपि प्राप्त हुई है क्या? ऑप्शन नंबर ड यानी डी वाला है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। कौन सी थी? बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी लिपि को फॉलो करते थे या कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? द्रविडियन लिपि का प्रयोग करते थे क्या? हड़प्पाई लिपि का प्रयोग करते थे?
ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे या इनमें से कोई नहीं लिपि का? बताइए कौन से थी? बताइए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, द वाला, यानी कि क्या है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि थी भावचित्रात्मक लिपि, यानी कि इमोजी साइन में वो लिपि का प्रयोग करते थे और उस लिपि को बोलते थे बाउस्ट्रोफेंडम। क्या बोलते थे? बाउस्ट्रोफेंडम। इस प्रकार इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, यानी कि इस लिपि का हमें जहां भी हमें साक्ष्य मिले तो वो एक तरीके से इमोजी साइन मिले हैं, जिसमें कोई सा मछली का आकार, तीर का आकार, एस के आकार, इस प्रकार की लिपि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि थी और जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, यानी कि अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। वो एक भावचित्रात्मक लिपि थी, इमोजी साइन थे, उसको बाउस्ट्रोफेंडम कहा जाता। ठीक है, इस प्रकार की थी हड़प्पा कालीन मनुष्यों की लिपि। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।